Assalamualaikum students, in this lecture we will discuss about बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। इस लेक्चर में हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बोल्ट्जमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे हम जो है सर्टन जो स्टेट्स हैं सिस्टम की उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर। कि इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन से हम सिस्टम की स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मतलब है कि जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं वो जो है उनके लिए जो है सम एनर्जी अवेलेबल है और वो एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी अमंग दीज पार्टिकल्स में। और वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी उन पार्टिकल्स की उस एनर्जी की, वो हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से फाइंड आउट करते हैं। जो फाइनल रिज़ल्ट है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, वो हमें एक ऐसा फंक्शन प्रोवाइड करेगा जो एक्सप्लेन करता है क्लासिकल प्रॉपर्टीज़ को और उनके बिहेवियर को, कि वो कैसे जो है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, अपनी एनर्जी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अमंग देमसेल्व्स। कि जो क्लासिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या क्वांटम स्टेट्स हैं या वो जो सिस्टम की स्टेट्स हैं वो कैसे एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो इसकी ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रीब्यूशन की वो इस तरह का ग्राफ बनता है। यहाँ से एक सर्टेन वैल्यू से इंक्रीज़ करता है, फिर डिक्रीज़ करना शुरू करता है, फिर वो जो है कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ तक जो ये रीजन है, ये रीजन जो है वो पार्टिकल्स के पोर्शन को शो करता है जिनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, वो रिएक्ट नहीं कर सकती। और उसके बाद ये वाला जो शेडेड रीजन है ये वो पोर्शन को उन पार्टिकल्स को शो करता है जिनकी एनर्जी जो है वो इनफ होती है रिएक्ट करने के लिए। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी है और ये मिनिमम एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन के लिए जो हमें रिक्वायर्ड होती है। तो लेट्स सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ़ डिस्टिंग्विशेबल क्लासिकल पार्टिकल्स हैं। डिस्टिंग्विशेबल हैं और क्लासिकल हैं क्योंकि बोल्ट्जमैन जो है वो क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और उनकी एनर्जीज़ जो है वो इस तरह से जो है वो अरेंज्ड हैं। और ये एनर्जीज़ जो हैं क्वांटम स्टेट की फॉर्म में हो सकती हैं और जो है एनर्जीज़ जो हैं वो क्वांटाइज्ड होंगी। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का वो ये है कि जो हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है वो हमें, या थर्मोडायनामिक जो प्रोबेबिलिटी है वो तब मैक्सिमम होगी जब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मोर प्रोबेबल होगी। मोर प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर हमारे पास GI सेल्स हैं जिनकी एनर्जी जो है EI है, तो उनकी जो है प्रोबेबिलिटी जो हम या उनकी जो नंबर ऑफ़ वेज़ हैं डिस्ट्रीब्यूशन के वो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे NI जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स हैं जो उन सेल्स के लिए अवेलेबल हैं और GI जो है वो टोटल स्टेट्स या सेल्स हैं जिनमें उन पार्टिकल्स को मालिक्यूल्स को अरेंज करने। तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या नंबर ऑफ़ वेज़ हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के इस तरह फाइंड आउट करेंगे। G1 पावर N1, G2 पावर N2, G3 पावर N3, तो इस तरह अप टू सो ऑन। लेट्स सपोज हमारे पास 2 सेल्स हैं या 2, तो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 की पावर 2 आ जाएगी और इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ़ वेज जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के वो कितने 2 हैं। यहाँ पे क्या था, 2 नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स थे और 2 स्टेट्स थी। तो उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह से हम कर सकते हैं और उनके वेज क्या आएंगे 4। यहाँ पे G1 जो है वो नंबर ऑफ़ सेल्स अवेलेबल और N1 जो है वो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स है। तो इस तरह टोटल हमारे पास उनके नंबर ऑफ़ वेज आ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सेल्स अवेलेबल होते हैं उनको लिखते हैं और जो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स होते हैं उनको पावर में लिखते हैं, तो वो टोटल नंबर ऑफ़ वेज आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंडीशन यहाँ पे है कि समेशन करें तमाम पार्टिकल्स की, वो टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स n के इक्वल होने चाहिए। और जो W जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है उसको इस तरह से फाइंड करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स n है तो n फैक्टोरियल आ जाएगा और टोटल नंबर ऑफ़ वेज आ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के और उनका सेपरेट जो है तमाम पार्टिकल्स का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है W। और दोनों तरफ जो है लॉग अप्लाई कर दें तो लॉग W आ जाएगा और इस पे लॉग जो है
जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट की फॉर्म में है और एक डिवीज़न की फॉर्म में। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रोडक्ट वालों के दरमियान प्लस आ जाएगा और डिवीज़न वालों के दरमियान नेगेटिव। तो लॉग n फैक्टोरियल प्लस ऊपर वाला जो है पावर शुरू में आ जाएगी और समेशन लगा देंगे n1 g1 प्लस n2 g2, तो हम समेशन लगा देंगे ni gi log gi, क्योंकि पावर शुरू में आ जाए। तो ये भी प्रॉपर्टी लगा दी लॉग की ये भी। और ये नीचे वाले जो हैं इनको हम लिख सकते हैं log ni फैक्टोरियल, n1 n2 को हम लिख सकते हैं समेशन ni, तो log अप्लाई करेंगे log ni फैक्टोरियल। तो स्ट्रिलिंग फार्मूला लगा देंगे, वो क्या है कि log x फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं x log ऑफ x माइनस x को। तो log ऑफ n फैक्टोरियल को लिखेंगे n log n माइनस n, और इसको जो लिखेंगे माइनस n log ऑफ ni, और माइनस माइनस जो आ जाएगा प्लस ni, और इसको एज इट लिख देंगे। तो इन दोनों पे हमने क्या लगा दिया, स्ट्रिलिंग फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास जो है कंडीशन है कि समेशन ni जो है वो कैपिटल N के इक्वल होगी। तो जहाँ जहाँ पे ni है वो n के इक्वल हो जाएगी। तो ये वाली हमारे पास था समेशन ni, तो ये किसके इक्वल है, n के। ये माइनस का n है, ये प्लस का, तो ये वाला कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास 1 2 और 3 टर्म्स बच जाएंगे। तो इस तरह ये 3 टर्म्स हमारे पास आ गई। और log w मैक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और जो कंडीशन है log w मैक्सिमम होने के लिए वो ये है कि डेल्टा ni में स्मॉल चेंज होनी चाहिए, वो ओमेगा i को इफ़ेक्ट ना करें। और जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो चेंज है वो ज़ीरो होगी तो w मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है कि w इतना ज़्यादा लार्ज वैल्यू है कि उसके अंदर जो चेंज है वो अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो होती है। तो इन्फिनिटी है लेट्स सपोज अगर कोई चीज़, तो उसमें जितना मर्ज़ी हम ऐड करते जाएं, जितना मर्ज़ी चेंज लाते जाएं, उसमें जो चेंज है वो अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो ही रहेगी, वो सेम ही रहेगा। तो w मैक्सिमम होने के लिए जो है कि उसमें चेंज स्मॉल हो या डेल्टा ni जो इफ़ेक्ट ना करे ओमेगा i को। अप्लाई कहते हैं डेल्टा ऑपरेशन को, डेरिवेटिव लेते हैं, डेल्टा जो है डेल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे n जो है वो फिक्स्ड होगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, और ni जो वेरिएबल होगा। तो डेल्टा जब अप्लाई करेंगे तो इस पे जब डेल्टा अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, डेल्टा n। तो हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगा। जो डेल्टा n वाले हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, फिक्स हैं। ये वाला ज़ीरो हो जाएगा जब डेल्टा अप्लाई करेंगे। तो डेल्टा log ऑफ़ w, ये डेल्टा वाला ज़ीरो। इस पे जब डेल्टा अप्लाई करेंगे एक दफ़ा ni पे होगा, दूसरी दफ़ा log ऑफ़ ni, फिर इसी तरह ni पे और log ऑफ़ gi पे। तो इस तरह हमारे पास 4 टर्म्स यहाँ से आएंगी। तो फर्स्ट जो है वो आ जाएगा माइनस ni और डेल्टा log ऑफ़ ni पे, log ऑफ़ ni ऐसे, फिर डेल्टा ni, फिर log ऑफ़ g और डेल्टा ni। अब यहाँ पे भी जो है 2 टर्म यहाँ से आनी थी, एक टर्म यहाँ से ज़ीरो होगी। वो कौन से वाले ज़ीरो होगी, डेल्टा log ऑफ़ gi वाली, डेल्टा log ऑफ़ gi ni डेल्टा log ऑफ़ gi पे डेल्टा ज़ीरो क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टेज जो अवेलेबल हैं वो gi हैं, तो वो फिक्स्ड हैं, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो 3 टर्म्स बाकी बच जाएंगी, log ऑफ़ gi डेल्टा ni और ये 2 टर्म्स। gi क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि gi नंबर ऑफ़ सेल्स हैं जो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए, फिक्स कर लिए। और यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करें डेरिवेटिव को, डेल ऑपरेटर को, तो डेल्टा log ऑफ़ ni को, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/ni इंटू डेल्टा ni। तो यहाँ पे अगर ये वाली टर्म में ये log ni को पुट करें तो यहाँ से ni और डेल्टा log ऑफ़ ni को पुट करें 1/ni डेल्टा ni, तो 1/ni से कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा ni आ जाएगा। और सम करें समेशन ni जो है, अगर हम डेल्टा को बाहर निकाल लें और समेशन ni करें तो समेशन ni किसके इक्वल है, कैपिटल N के, और इसका जो डेल है वो क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि n फिक्स है। तो अगेन ये वाली चीज़ भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो 2 टर्म बाकी बच जाएंगे हमारे पास, ये वाली और ये वाली। तो ये 2 टर्म्स बच गई। तो इक्वेशन बी का इसको नाम दे दिया। कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स के लिए किया है कि समेशन ni n के इक्वल होना चाहिए, और एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहते हैं कि ni ei जो है वो e के इक्वल होना चाहिए। अब इक्वेशन 4 पे अगर डेल अप्लाई करें तो टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, कंजर्व है, तो उसमें चेंज ज़ीरो आएगी। और टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो है वो कंजर्व हैं, तो डेल्टा ni इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन ऊपर हमने c है उसको b से मल्टीप्लाई बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन जो हमारे पास c है इसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाली जो इक्वेशन है हमारे पास d जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फ़ा से, और c और d को फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, और फिर b वाली में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो ऊपर b हमने ऑब्टेन की थी। तो एट दी एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, c को बीटा से मल्टीप्लाई कर दें प्लस d को अल्फ़ा से और माइनस कर दें b इक्वेशन से, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी एट दी एंड। और इस दो टर्म्स का ये प्रोडक्ट है तो इसको हम लिख सकते हैं आइदर दिस ज़ीरो आर दिस। तो डेल्टा एन आई टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, तो ये तो ज़ीरो नहीं हो सकते, इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो ज़ीरो की इक्वल होगी। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो है इस तरह से आ जाएगा, और ये हमारे पास एट दी एंड एन आई ओवर जी आई आ जाएगा। तो जी आई को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन आई आ जाएगा, और ई की पावर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा ई आई जो है, बीटा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी, 1/t के। तो यहाँ से और ई की पावर माइनस अल्फ़ा को ए का नाम दे देंगे, और बीटा की जगह पे 1/t पुट कर देंगे तो ई आई ओवर टी एट दी एंड, और जी आई को 1 कर देंगे। एट दी एंड हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा एन आई इज़ इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई आई ओवर टी। तो ये इक्वेशन शो कर रही है कि नंबर ऑफ़ जो पार्टिकल्स हैं सिस्टम के अंदर वो एनर्जी स्टेट ई आई पे डिपेंड कर रहे हैं, और उसको इस फंक्शन से हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये फंक्शन जो है वो ओबे करेगा क्लासिकल पार्टिकल्स को, या क्लासिकल पार्टिकल्स जो हैं ये इस फंक्शन को ओबे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फ्री एनर्जी है आइडियल बोल्ट्जमैन गैस की। तो फ्री एनर्जी जो है वो एक स्टेट वेरिएबल है जो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैक्सिमम वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है, और जब सिस्टम थर्मोडायनामिक हो तो उसमें फ्री एनर्जी इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इस फार्मूला को यूज़ करके हम फ्री एनर्जी जो है आइडियल गैस की फाइंड आउट कर सकते हैं, उस गैस की जो बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करती है। और यहाँ पे जो है हमारे पास अगर नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं और ईच स्टेट जो है वो गैस की उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं एन वैल्यूज़ से ऑफ ई के हर स्टेट जो है उसको एन वैल्यूज़ से ई के एन वैल्यूज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एन जो है वो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स हैं गैस के, और बोल्ट्जमैन के केस में जो है वो तमाम डिफरेंट होंगी, और सम करेंगे तमाम का इंडिपेंडेंटली ओवर स्टेट ऑफ ईच मालिक्यूल। तो हमारे पास जो है हर मालिक्यूल के लिए जो एनर्जी आएगी ई के स्टेट के लिए वो आ जाएगी ई की पावर माइनस ई के ओवर टी एन, क्योंकि यहाँ पे एन के एन नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स हैं गैस के, यहाँ पे इस तरह से हमारे पास एनर्जी आएगी। तो जो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ हैं ई की वो हर मालिक्यूल्स के लिए सेम होंगे, तो सम जो है हर मालिक्यूल्स के लिए वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, इस एनर्जी को डिवाइड कर, अब चूँकि नंबर ऑफ़ एन मालिक्यूल्स हैं तो डिफरेंट जो है इस सेट ऑफ एन डिफरेंट वैल्यूज़ ई के विच डिफर ओनली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटीग्रल गैस मालिक्यूल। तो एन मालिक्यूल हम डिवाइड कर देंगे उस एक्सप्रेशन को जो इक्वेशन 2 में हमने निकाला है एन फैक्टोरियल से, एन परमुटेशन से, क्योंकि नंबर ऑफ़ जो पॉसिबल परमुटेशन होंगी एन मालिक्यूल्स की वो एन फैक्टोरियल होंगी। तो टोटल जो फिर इसको हम क्या कह देंगे, एन फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ परमुटेशन से डिवाइड करके हमारे पास ये फंक्शन आ गया। तो ये वाली चीज़ जो है फ्री एनर्जी के अंदर जो थी उसकी जगह पे हम ये पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग जो है ये चीज़ ऊपर है, ये नीचे है डिवीज़न में। तो एक चीज़ जो है माइनस टी, और ये जो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे एन पावर शुरू में आ जाएगी माइनस टी एन, और लॉग ऑफ दिस आ जाएगी। और इस फर्स्ट वाले पे इस नीचे वाले पे अप्लाई करेंगे तो माइनस ये वाला और माइनस फार्मूले लॉग की प्रॉपर्टी वाला वो प्लस हो जाएगा, और टी लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल आ जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के सिंपली ये आ जाएगा हमारे पास। एन जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है तो लॉग एन फैक्टोरियल को हम इस तरह लिख सकते हैं जैसे हम स्टिरलिंग फार्मूला से लिखा था, ये वही चीज़ है एन लॉग ऑफ एन माइनस एन। तो हमने बेसिकली क्या किया है, इसको इस फॉर्म में लिख लिया, मतलब इस चीज़ को हमने एन लॉग ऑफ एन माइनस एन लॉग ऑफ ई, इस चीज़ को इस नीचे वाले को इस तरह लिख लिया,
अब इनमें से n कॉमन आ रहा है और log कॉमन आ रहा है। log की प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी, n/a। तो इसको फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, n log n/e। तो ये सिंपली वही स्ट्रेटलिंग फार्मूला है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे n log ऑफ n फैक्टोरियल की जगह पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा n log ऑफ n/e। तो इसको जो है सिंपलीफाई करेंगे, दोबारा जो है log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये log जो है ऐड अप हो रहे हैं और tn दोनों में कॉमन आ रहा है, तो tn कॉमन आ गया, log की प्रॉपर्टी लगाई, दोनों जो हैं वो माइनस हो रहे हैं तो वो डिवीज़न में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है फ्री एनर्जी का फॉर्मूला आ जाए। तो इससे हम जो है फ्री एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं गैस की जिसके अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं जो बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो अबव फार्मूलाज को इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो फेज स्पेस के अंदर पी और क्यू का फंक्शन हो जाएगा इनटू डी टॉ। डी टॉ क्या है, वॉल्यूम है जिसके अंदर हम उस एनर्जी को कंसीडर कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन जो है वो हम फेज स्पेस के ऊपर ले रहे हैं क्योंकि पी क्यू है और वॉल्यूम उसका डी टॉ है। तो डी टॉ वॉल्यूम जो फेज स्पेस के अंदर वो किसके इक्वल होता है, डी टॉ जो है डी पी डी क्यू ओवर 2πh कट इंटू आर। आर जो है उस वॉल्यूम का रेडियस होगा। तो इस तरह से हम जो है गॉसियन जो हमारे पास बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा जो है लेक्चर आज का यहाँ तक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।